आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोस्टेसी के बारे में। भूसंतुलन किसे कहा जाता है। आज का जो वीडियो होगा वो पूर्ण रूप से आइसोस्टेसी के कॉन्सेप्ट पे ही आधारित होगा। तो आइए इस वीडियो में हम आइसोस्टेसी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आइसोस्टेसी के थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन हम इस तरह से दे सकते हैं कि हम जिस धरती पर निवास करते हैं वहाँ अनेक प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान, महासागर आदि हमें देखने को मिलते हैं। यहीं से भू संतुलन को समझने का प्रयास शुरू हो जाता है, क्योंकि भूगोलवेताओं के दिमाग में यह सवाल ही सबसे पहले आया कि लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूमती पृथ्वी पर यह विशाल आकृति वाले पर्वत, पठार, मैदान, झील, समुद्र कैसे स्थिर हो सकता है। आखिर वो कौन सा पावर है जो इसे संतुलित रखने में मदद कर रहा है। अतः यहीं से भू संतुलन यानी आइसोस्टेसी की संकल्पना का जन्म होना शुरू हो जाता है। हम आइसोस्टेसी के डेफिनेशन को देखेंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आइसोस्टेसी सिंपली मीन्स है मैकेनिकल स्टेबिलिटी between the upstanding parts and lower part on the rotating earth, जिसका अर्थ ये हुआ कि घूमती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित पर्वत, पठार, मैदान एवं जो लोअर पार्ट है जैसे कि झील, समुद्र आदि में जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है, मतलब कि जो यांत्रिक स्थिरता है, उसी को भू संतुलन या आइसोस्टेसी कहा जाता है। आइसोस्टेसी शब्द का जो सर्वप्रथम यूज है वो अमेरिका के भूगोलवेता डट्टन महोदय ने किया। इन्होंने सन 1889 में आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग किया। देखिए ये यहाँ पे आइसोस्टेसी जो है वो ग्रीक शब्द है, जिसमें आइसो का मतलब होता है इक्वल एंड स्टेटिस का मतलब होता है स्टैंडिंग, मतलब कि इक्वल स्टैंडिंग, सम स्थिति। अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो आप समझ सकते हैं कि आइसोस्टेसी यानी भू संतुलन का मतलब होता है समान स्थिति। ये जो वर्ड है आइसोस्टेसी, इसका जो मूल वर्ड है वो है आइसोस्टेसियस, वो है आइसोस्टेसियस, आइसोस्टेसियस। यहीं से आइसोस्टेसियस से ही डट्टन महोदय ने आइसोस्टेसी शब्द को लेके भू संतुलन को समझाने का डट्टन महोदय ने प्रयास किया। इसी वीडियो में हम थोड़ा सा डट्टन के कंसेप्ट के बारे में भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए बेसिकली डट्टन का ये मानना था कि पृथ्वी के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पठार, मैदान हैं या फिर ओशियनिक फ्लोर है, उनके नीचे जो स्थित पदार्थ है उनका भार बराबर होगा। इनके अनुसार ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे धंसे भागों का घनत्व अधिक होगा, तभी सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा, मतलब एक आधार रेखा के सहारे बराबर होगा। उस आधार रेखा को इन्होंने लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर यानी कि समदाब तल या क्षतिपूर्ति तल, लेवल ऑफ कंपनसेशन का इन्होंने नाम दिया। देखिए पृथ्वी में ऐसा तल जिसके ऊपर चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों के पदार्थों के घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उस तल के नीचे घनत्व हमेशा आपको समान देखने को मिलता है। चलिए लेवल ऑफ कंपनसेशन को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्षतिपूर्ति तल को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये हमारा, मान लीजिए कि ये पर्वत है, ठीक है। उसके बाद ये पठार है, ये मैदानी भाग है और फिर ये ओशियनिक बेसिन है, ठीक है। यहाँ से एक तल है, उसके नीचे का ये जो तल देख रहे हैं आप, यही हमारा लेवल ऑफ कंपनसेशन है, क्षतिपूर्ति तल इसी को बोला जाएगा।
ये जो तल देख रहे हैं ये क्षतिपूर्ति तल है, ठीक है। और ये जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं इसको बोलते हैं सबस्ट्राटम, यानी कि अधस्तर। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। यानी इस लाइन के ऊपर आपको डेंसिटी में डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस लाइन के नीचे घनत्व में समानता पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसके इतिहास के बारे में, आइसोस्टेसिस यानी भू संतुलन के इतिहास के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले 1735 ईस्वी में पियरे बोगर नाम के एक विद्वान जो थे, वो एंडीज जो है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे पाए जाने वाले एक पर्वत श्रेणी है। उसकी एक चोटी है चिम्बोराजो इक्वाडोर में पड़ता है। वहाँ ये सर्वे कर रहे थे और सर्वे के दौरान इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि माउंट चिम्बोराजो जो है वो इनका जो इंस्ट्रूमेंट था सर्वे करने वाला, उसका जो प्लम्ब था उसको माउंट चिम्बोराजो आकर्षित कर रहा था। लेकिन ये जो आकर्षण है ये उतना नहीं है, मतलब जितना एक्चुअली में करना चाहिए माउंट चिम्बोराजो को, उतना वो प्लम्ब को आकर्षित नहीं कर रहा था। तो पियरे बोगर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो जो भू संतुलन का कंसेप्ट है, सिद्धांत है, वो ये नहीं बता पाए थे उस टाइम। उसके बाद सन 1859 में सर जॉर्ज एवरेस्ट आए, ठीक है। ये सिंध गंगा के मैदान का जो लैटिट्यूड है उसके निर्धारण के लिए इन्होंने जियोडेटिक सर्वे करवाया। ये उस समय इंडिया के सर्वे जनरल थे। ये इन्हीं के निर्देशन में एक जियोडेटिक सर्वे हो रहा था। उस समय कल्याण और कल्याणपुर, कल्याण जो था, कल्याण हिमालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर था। वहीं कल्याणपुर लगभग 600 किलोमीटर दूर था। इन दोनों स्थानों का अक्षांशीय माप जो है वो ट्रायंगुलेशन मेथड यानी कि त्रिभुजीकरण विधि और खगोलीय विधि एस्ट्रोनॉमिकल मेथड के अनुसार लिया गया। तो दोनों के माप में लगभग 5 सेकेंड का अंतर आ गया। एग्जैक्ट अंतर जो है वो 5.236 सेकेंड का था, ठीक है। इस प्रकार जब दोनों मापों में अंतर आने का कारण एरी महोदय से पूछा गया, तो एरी महोदय ने बताया कि हिमालय पर्वत के निकटता के कारण ही जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उसके प्लम्ब को हिमालय आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण जो है आपको लगभग 5 सेकेंड का अंतर आया है। इस तरह एक बात तो क्लियर हो गया था कि हिमालय की आकर्षण शक्ति के कारण जो है वो माप में अंतर आया है। वहीं पर जब ये माप वाली समस्या प्राट महोदय के सामने रखा गया, तो प्राट महोदय ने एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। प्राट ने माना कि हिमालय जो है वो सियाल का बना हुआ है और इसका घनत्व 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस आधार पर जब प्राट महोदय ने कैलकुलेशन किया तो वे पाए कि जो अंतर है, जो 5.236 आ रहा था, वो नहीं आना चाहिए था। एक्चुअली में अंतर जो है वो 15.885 सेकेंड्स का होना चाहिए था, जिसका मतलब ये हुआ कि हिमालय को पेंडुलम को और अधिक आकर्षित करना चाहिए था। लेकिन हिमालय कम आकर्षित क्यों कर रहा है? प्राट ने कहा कि हिमालय यदि 2.75 डेंसिटी वाले रॉक से बना है तो वह सही रूप से अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। अब यहीं से एक नया क्वेश्चन जो है वो सामने निकल के आ गया कि भाई ये क्या कारण है कि हिमालय की आकर्षण शक्ति कम है? क्या हिमालय खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टान ना होके पानी के बुलबुले हैं? मतलब यहाँ से ही एक नए थ्योरी को समझाने का विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से प्रयास किया।
ठीक है, हिमालय जो है वो कम आकर्षित क्यों कर रहा है, तो फिर ये खुद को ये जो है वो बैलेंस कैसे रखे हुआ है। तो इस तरह से कुछ सुझाव आए थे कि हिमालय हो सकता है खोखला भाग है, ठीक है, जिसके अंदर बुलबुले हैं। इसी कारण से पर्वत का भार तथा घनत्व कम होगा, जिसके कारण माप में अंतर आ गया होगा। दूसरा, हिमालय के ऊपरी पदार्थ का संतुलन उसके नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है। इस कारण ही समस्त भार कम जाता है और आकर्षण शक्ति कम होती है। तीसरा जो सुझाव आया वो ये आया कि ऐसा हो सकता है कि हिमालय का जो रॉक है, जो चट्टान है, उसी का घनत्व कम हो और कम घनत्व के कारण ही वो अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग कम कर रहा हो। चौथा तर्क ये आया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता है। घनत्व में अंतर केवल इस तल के ऊपर ही पाया जाता है। इस प्रकार इस तल के सहारे सभी भाग बराबर भार रखते हैं, यानी कि यहाँ पे लेवल ऑफ कंपनसेशन की बात किया जा रहा है। इसके बारे में हम पहले समझ चुके हैं। इसी आधार पर मान लिया गया कि जितना ही बड़ा भाग होगा घनत्व उतना ही उसका कम होगा, और जितना ही छोटा भाग होगा घनत्व उसका उतना ही अधिक होगा। अर्थात बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। इस प्रकार धीरे धीरे संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। अब इस सिद्धांत के विषय में कई विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं, जिसमें थोड़ा बहुत अंतर भी देखने को मिलता है। इस प्रकार भू संतुलन के सिद्धांत को सर जॉर्ज एरी, प्राट, हिस्कैनन, हेफोर्ड तथा बोवी, जोली और आर्थर होम्स, इन विद्वानों ने आइसोस्टेसी के कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम एरी और फिर प्राट के संकल्पना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।